हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का प्रभावी परमाणु क्रमांक अवधारणा अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट है वो क्या था सिजविक ने। इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले हम जो पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था वर्नर सिद्धांत। तो वर्नर सिद्धांत में हमने ये देखा था कि वर्नर ने ये कहा था कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु उसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। तो उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित लिगेंड दर्शाते हैं जो केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीजन अंक या ऑक्सीजन अवस्था का निर्धारण करती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो ऋणायन लिगेंड भी दर्शाते हैं और उदासीन लिगेंड भी दर्शाते हैं। तो इसमें एक जो ऋणायन लिगेंड है वो प्राथमिक संयोजकता भी दर्शा सकता है और द्वितीयक संयोजकता भी दर्शा सकता है। अब ये क्यों दर्शाता है इसके बारे में वर्नर सिद्धांत है वो खामोश रहा, यानी उसका कोई स्पष्टीकरण वहां पर नहीं था। बस वहीं से उस कमी को दूर करते हुए सिजविक ने वर्नर सिद्धांत के बाद में सिजविक ने जो उपसंयोजक यौगिक है उन उपसंयोजक यौगिकों की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या से हमारा तात्पर्य है उनके कुछ भौतिक गुण है, कुछ रासायनिक गुण है, उनके निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, इसको समझाने के लिए सिजविक ने एक नया कंसेप्ट दिया। और सिजविक ने ये कहा था कि जिस तरह से जो हम सहसंयोजी यौगिक या जो आयनिक यौगिक बनाते हैं और वो एक नियम का पालन करते हैं जिसको कहते हैं हम अष्टक नियम, और अष्टक नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के बाह्य तंत्रों में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उत्कृष्ट गैसों के कोष में पाए जाते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन, जो कि पर्याप्त रूप से स्थायी है। इसमें हीलियम एक अपवाद है क्योंकि इसके पास एक ही कोष है और हम जानते हैं कि पहले कोष में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वो भी एक उसकी उत्कृष्ट वाली हो गई, जिसको अष्टक नियम में एक दूसरा नियम दिया था डबलेट रूल। तो वो डबलेट रूल का पालन करता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम जैसे जो परमाणु हैं वो जब आयन बनाएंगे तो वो डबलेट रूल का पालन करेंगे, और बाकी जो मोस्टली है वो ऑक्टेट रूल का पालन करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉनों का साथ आकर अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं और वो उसका स्थायित्व बन जाता है। क्योंकि वो बाद में आयन बन जाते हैं तो आयन फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाता है तो वो आयनिक बंध बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं तो वो सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार सिजविक ने ये कहा था कि उपसंयोजक यौगिक है उनका स्थायित्व है, उसको उन्होंने थोड़ा डिस्कस किया था कि वो स्थायी क्यों होते हैं। तब उन्होंने ये कहा था कि कोई भी उपसंयोजक यौगिक है, उपसंयोजक यौगिक है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु अपने उसके साथ जुड़े हुए जो लिगेंड होते हैं उस लिगेंड में जो दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होता है जो असहभाजित होता है, जो किसी बंध में भाग नहीं ले रहा था, उन इलेक्ट्रॉनों को वो केंद्रीय धातु परमाणु ग्रहण करता है। इस तरह से केंद्रीय धातु परमाणु है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बढ़ जाती है। और कितनी बढ़ जाती है? तो सिजविक ने ये कहा था कि कोई भी संकुल यौगिक होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के दाता परमाणु से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो उस धातु परमाणु से जस्ट आगे वाली जो उत्कृष्ट गैस है उसके इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है वो ग्रहण कर लेता है। अर्थात जैसे हम फेर्स की बात करें तो फेर्स का परमाणु क्रमांक होता है 26 और उसके बाद में क्रिप्टोन गैस आती है और उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 36। तो फेर्स है वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाह्यतम कोष में 36 इलेक्ट्रॉन या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 36 बना लेता है और वो होती है उत्कृष्ट गैस की। और क्योंकि हम जानते हैं कि उत्कृष्ट गैस है वो एक स्थायी गैस होती है तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से संकुल यौगिक है वो भी पर्याप्त स्थायित्व ग्रहण कर लेते हैं। अब चूंकि वो एक नया परमाणु क्रमांक, हालांकि परमाणु क्रमांक नहीं बदलता, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलती है,
तो सिद्विक ने ये कह दिया कि वो उस केंद्रीय धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक हो गया, और इसी को उसने प्रभावी परमाणु क्रमांक अवधारणा दी थी, जिसके कारण संकुल यौगिक है वो पर्याप्त स्थायित्व दर्शाते हैं। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाते हैं। किस तरह से क्या होता है। एग्जाम्पल हमने ले लिया कोबाल्ट NH3 और 6 और इसके ऊपर चार्ज है प्लस का 3। तो पहले हम क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु है कोबाल्ट है, चूंकि कोबाल्ट है उसका परमाणु क्रमांक होता है 27, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 27 होंगे, और 27 इलेक्ट्रॉन लिखे तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन 27 थे। चूंकि यहाँ पर कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था यदि हम लेते हैं तो मान लीजिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कोबाल्ट है उसकी हम H मान लें, प्लस NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था है वो जो एक अमोनिया उदासीन होता है, तो ये हो गया 6 × 0 और पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर आवेश है प्लस का 3, तो H इक्वल टू हो गया प्लस 3। इस तरह से ऑक्सीकरण अणु निकालते हैं। पीछे वाले हमने वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी। तो ये कोबाल्ट आपको जो ऑक्सीकरण अवस्था में आ गया प्लस 3 आ गया, तो प्लस 3 आ गया, तो पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे 27, और अब इसमें से प्लस 3 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, तो माइनस हम 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्लस अब एक NH3 है, ये नाइट्रोजन है, दाता परमाणु है, ये नाइट्रोजन है, वो कोबाल्ट के साथ में एक उपसंयोजक बंध बनाता है। ये एक बिंदु लिगेंड है, मोनोडेनेट लिगेंड है, तो एक ही बंध बनाएगा, और एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो इस तरह से ये कुल कितने हैं 6, हम ये करेंगे 6 × 2। अब ये कुल कितने आते हैं वो हमें देखना है, तो 27 कैसे होंगे 24 प्लस 6 × 2 12, टोटल कितने हो गए 36, और 36 हम जानते हैं क्रिप्टॉन जो उत्कृष्ट गैस है उसका विन्यास होता है, उसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो अब ये 36 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि क्रिप्टॉन स्थायी है तो हम ये मान सकते हैं, सिद्विक ने ये कहा कि हम मान सकते हैं तो 36 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, तो ये कॉम्प्लेक्स है वो पर्याप्त स्थायी होना चाहिए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अब 36 को इस कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EA कहेंगे। ये थी इसकी प्रभावी परमाणु क्रमांक की अवधारणा। इस तरह से सिद्विक ने बहुत सारे यौगिकों पर अध्ययन किया और उनको पाया कि इस तरह से ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शो करते हैं और उनका पर्याप्त स्थायित्व था। तो हम कुछ एक और एग्जाम्पल इसमें देखें। FeCO5 ये एक हमने उदासीन कॉम्प्लेक्स ले लिया, तो इसमें फेयर्स है, परमाणु क्रमांक इसका 26 है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, कार्बोनिल जो लिगेंड होता है वो भी उदासीन होता है, तो Fe यहाँ पर शून्य ऑक्सीजन अवस्था में है, शून्य ऑक्सीजन अवस्था में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 26, प्लस एक कार्बोनिल है वो एक जंतु लिगेंड है, और ये कार्बन है वो उसके साथ में बनाएगा तो एक लोड क्या देगा, कुल कितने हैं ये लिगेंड 5, हम कहेंगे 5 × 2 बराबर 5 × 2 10, 26 से 10 36। ये भी इस तरह से क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक आ गया है। तो यहाँ पर भी जो केंद्रीय धातु परमाणु Fe है उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना हो गया 36 हो गया। तो इस तरह से विषयों के स्थायित्व के बारे में चर्चा करता है। लेकिन जब इसका अध्ययन और भी किया गया तो हमें कुछ ऐसे भी मिले, कुछ संकुल ऐसे भी मिले थे जिनका ये प्रभावी परमाणु क्रमांक वाली अवधारणा है वो सफल नहीं थी। तो होना यह था सिद्विक के अनुसार कि वो स्थायी होने चाहिए, लेकिन जब देखा गया तो वो भी पर्याप्त स्थायी थे, और यहाँ तक स्थायी थे कि जो EN वाले जो कंसेप्ट है उसका पालन करते थे उससे भी वो ज्यादा स्थायी थे। ये क्यों स्थायी थे इसके बारे में सिद्विक है वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। चलो उसका भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल है CONH3 और 6+3 पर्याप्त स्थायी है, और इसी को मैंने इस तरह से बदल दिया CONH3 और 6
चार्ज आ जाए प्लस का 2। तो हमें पता है यहाँ पर कोबाल्ट है +2 ऑक्सीजन अवस्था में है, और जब कोबाल्ट +2 ऑक्सीजन अवस्था में है तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कोबाल्ट परमाणु क्रमांक होता है इसका 27 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकले, +2 चार्ज है तो हम माइनस कर देंगे 2, प्लस इसके पास वो लिगेंड है अमोनिया N2 लिगेंड है, कितनी है इसकी संख्या 6 N2, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन मिलता है 2। तो अब ये कुल कितने हो गए? 27 में से दोगे 25 और 12 कितने हो गए? 37। अब ये 37 है वो उत्कृष्ट गैस का विन्यास नहीं है, इसका मतलब यहां पर वो EN वाली जो कंसेप्ट थी सिद्ध की वो सफल नहीं है। जब इसकी तुलना कीजिए, हालांकि ये थोड़ा अधिक स्थायी है और ये थोड़ा कम स्थायी है, लेकिन इसका भी स्थायित्व है, पर्याप्त स्थायित्व है। तो ये प्रभावित परमाणु क्रमांक यानी उत्कृष्ट गैस का परमाणु क्रमांक ना धारण करने के बावजूद भी स्थायी है। तो ये क्यों स्थायी है इसके बारे में सिद्ध है वो खामोश रहा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये आगा अपना टॉपिक था प्रभावित परमाणु क्रमांक। हालांकि फिर इन्होंने देखा गया कि जो ये मेटल कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, ये जो अवधारणा है वो मोस्टली इन्हीं में ही लागू होती है, मेटल कार्बोनिल। चलो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, NiCO4। अब मेटल कार्बोनिल होते हैं उसमें मोस्टली जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो उदासीन होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर निकल है तो निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28। तो निकल का परमाणु क्रमांक 28 है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 28 ही होंगे, उदासीन है तो 28 ही होंगे। कार्बोनिल लिगेंड है, एक धातु लिगेंड होता है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे। केंद्रीय परमाणु के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, वो जोड़ने के पश्चात जो रिजल्ट आता है वो रिजल्टेंट क्या कहलाता है, उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो 28 प्लस 4 लिगेंड है और एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2, ये कुल कितने हो गए, ये 8 और 28 ये कुल हो गए 36। तो ये भी एक इसको हम कहेंगे निकल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ये किसका है क्रिप्टॉन का। तो ये भी पर्याप्त स्थायी है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो ये जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं मोस्टली इनमें ये कंसेप्ट है वो लगभग सही है, लेकिन जो अदर जो कंपाउंड होते हैं, हालांकि मेटल कार्बोनिल को फिर अलग से स्टडी किया जाने लगा, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कुछ अलग टाइप की हो गई, लेकिन जो बाकी जो कॉम्प्लेक्स थे उनमें ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। अब ये क्यों लागू होगा इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। जो इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी कुछ एक थ्योरी है, आगे हमने एक बार पीछे भी चर्चा की थी कि हम VBT के द्वारा इनको समझेंगे, CFT के द्वारा इनको समझेंगे, LFT के द्वारा समझेंगे या MOT के द्वारा उनको हम समझेंगे। ये तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में ये बंद बनने की प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, और जब बंद बनना ही हमें समझ में नहीं आएगा तो हम उसके गुणों की चर्चा है वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिज्विक व परसिविक से पहले जो वर्नर था उन्होंने सिर्फ इनका प्रारंभिक अध्ययन ही किया गया था। उस समय इनका ये बहुत ज्यादा डिटेल वगैरह है उनमें अध्ययन नहीं हुआ था। पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे तो जो सहसंयोजित यौगिकों में हम VBT की कंसेप्ट लगाते हैं वो भी कंसेप्ट लगा के इसमें देखेंगे। VBT यदि सही रहती है तो ठीक है, फेल होती है तो क्यों फेल होती है वो भी हम देखेंगे। तो उसके बाद में CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसके द्वारा देखेंगे कि वास्तव में ये बंध की प्रकृति कैसे होती है। जब तक हम उनके बीच में बंध की प्रकृति का सही रूप से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सहसंयोजित यौगिकों के बारे में इनके पूर्ण जानकारी है प्राप्त नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उपसहसंयोजित यौगिक है उनका जो बंधन होता है VBT के द्वारा वो किस तरह से बंधन होता है, वो बंध किस प्रकार का होता है, आयनिक होता है या सहसंयोजित प्रकृति का होता है। क्योंकि आगे हमने बार बार पढ़ा है मेटल कार्बोनिल और लिगेंड के बीच में जो बंध होता है वो उपसहसंयोजित प्रकृति का होता है। तो उपसहसंयोजित बनने की पहले की जो प्रक्रिया है वो तो अलग होती है, लेकिन बंध बनने के पश्चात में वो सहसंयोजी ही बन जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता कि ये सहसंयोजी है या उपसहसंयोजी है, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉनों
साझा दोनों तरफ से होता है और इसमें जो साझा होता है वो एक तरफ से होता है, लेकिन साझा करने के पश्चात में कोई पता नहीं चलता, कोई अंतर नहीं रहता कि ये इलेक्ट्रॉन किस परमाणु के हैं, दाता के हैं या ग्राही के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए। ओके, थैंक यू।